Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 11th of December 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. So first of all, just have these questions and I hope you will also note down the important points from these questions and session of the day. When was the first backward classes commission in India established? इस टॉपिक से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं एंड कल के सेशन को यदि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक अपील पर जो है हियरिंग की थी और बाकी इशू ये था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ओबीसी की लिस्ट में कुछ नई कम्युनिटीज को ऐड किया था, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज के बहुत सारे लोगों को। उसमें जो है वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर्स दिए थे और उसी को लेकर के सारी हियरिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि आपने वेस्ट बंगाल का जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है क्या उसके साथ में डिस्कशन किया था, उसके साथ में कंसल्टेशन किया था। देखो नॉर्मली रूल यह है कि जब भी बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है तो गवर्नमेंट उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसके साथ में डिस्कशन करती है, कंसल्टेशन करती है। यही रूल लागू होता है जब शेड्यूल कास्ट को लेकर के उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड किसी पॉलिसी पे वर्क होता है। यही रूल इंप्लीमेंट होता है जब शेड्यूल ट्राइब को लेकर के कोई काम होता है। इसीलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को लेकर के। तो when was the first backward classes commission in India established? So इसका establishment हुआ था 1953 में और इसको कहा गया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसका एक नाम और था, इसका नाम था काका कालेलकर कमीशन। Why? Because this commission was headed by Mr. काका कालेलकर। इंडिया में एक परंपरा है, वो पूरे वर्ल्ड में ही लगभग एक ऐसा पैटर्न है कि जिस कमेटी या कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं उन्हीं के नाम पर उस कमेटी या उस कमीशन का नाम कई बार हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी है जो डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। इंडिया में जब भी बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाट इज द बेसिस टू डिफाइन अ कम्युनिटी बैकवर्ड? तो क्या उसका बेसिस होता है? उसका बेसिस होता है सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिलीजियसली बैकवर्डनेस की कोई बात नहीं करता कि कोई कम्युनिटी अगर रिलीजियसली बैकवर्ड है तो क्या हम उसको बैकवर्ड कम्युनिटी का स्टेटस देंगे? नो। तो इंडिया में बात होती है सोशल बैकवर्डनेस की और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की। इन्हीं के बेसिस पर रिजर्वेशन भी मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हु चेयर्ड द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अभी जस्ट हमने देखा था कि इसके चेयरपर्सन थे वो थे काका कालेलकर और इन्हीं के नाम पर इसको काका कालेलकर कमीशन भी कहा जाता है और इसको कई बार ओनली इतना भी कह दिया जाता है कालेलकर कमीशन, काका वर्ड को भी इसमें से हटा दिया जाता है। कालेलकर कमीशन जो था वो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कमीशन इज नोन फॉर इट्स रिपोर्ट दैट लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। तो विच कमीशन इज नॉन, किस कमीशन को हम जानते हैं कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन की बात थी उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो ये थी हमारे पास में बीपी मंडल कमीशन। इसको कई बार शॉर्टली
मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा इस पर पॉलिटिक्स हुई, इसकी रिकमेंडेशंस पर और इसके रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन पर। तो इंडिया में उस समय जब ये बीपी मंडल के जो है चेयरमैनशिप में कमीशन आया, जब इसने काम स्टार्ट किया, अपनी रिकमेंडेशंस दी, तो इंडिया में ये समझ करके चलिए पॉलिटिकल लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर ऐसे समझो कि एक मूवमेंट आ गया था और एक रिवॉल्यूशन जैसी सिचुएशन बन गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बड़ा रिफ्ट हुआ था इस वजह से। सो ये जो बीपी मंडल कमीशन है, इसको इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, रिजर्वेशन की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस इसको मिला हुआ है। मंडल कमीशन चेयर्ड बाय बीपी मंडल सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1980। और इस क्वेश्चन पर जो है, इस पॉइंट पर भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि बीपी मंडल कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया, तो 1980 में, लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस इन अर्ली 1990s में। तो 1990s आते आते जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए रिजर्वेशन का जो एड्रेस करना था उस इश्यू को, वो स्टार्ट हो चुका था। अब यहां से क्वेश्चन और कई बार आता है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम आज कहते हैं ओबीसी। तो कितने परसेंट रिजर्वेशन इनको रिकमेंड किया गया था कि ओबीसी क्लासेस को कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए रिकमेंडेशन आई थी 27% की। आज भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला हुआ है, चाहे वो स्टेट की बात कर लो या सेंट्रल की बात कर लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एससी को कितने परसेंट रिजर्वेशन है और एसटी को कितने परसेंट रिजर्वेशन है। देखो, ओबीसी को 27% हो गया, तो एससी को कितना है और एसटी को कितना है, आप ये अगर चाहो तो एक बार कमेंट में मुझे बताओ गूगल करके कि इनको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है। थोड़ी सी एक्टिविटी तो आप कर ही सकते हैं, इतने भी लेजी मत बनिए कि बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ही ना लगा पाए। हु विल सक्सीड करंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो करेंटली जो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, उनको अब रिप्लेस करेंगे संजय मल्होत्रा। और नए आरबीआई गवर्नर होने जा रहे हैं कौन, संजय मल्होत्रा। और ये आरबीआई के 26 गवर्नर होंगे। इससे पहले अब तक 25 गवर्नर्स आरबीआई के रह चुके हैं और यही उनको रिप्लेस करेंगे, किसको, शक्तिकांत दास को। फॉरेन सेक्रेटरी, अब बात आ रही है कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। फॉरेन सेक्रेटरी एक्स कौन है, विजिटेड ढाका। अभी जो ढाका गए थे और वहां पर इन जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं ढाका में, जिनके साथ में जेनोसाइड जैसी सिचुएशन चल रही है, उसको उन्होंने एड्रेस किया था, अपने कंसर्न को रेज किया था। तो अभी फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के विक्रम मिस्री। ये क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा कि इस समय फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये अपॉइंट हुए थे। सो गाइज, ये तो था आज के लिए आपका एमसीक्यूज का सेटअप। सो अब हम चलते हैं इससे आगे। क्या है, इंडी अलायंसेस कॉल फॉर धनखड़ ऑस्टर एज ए राज्यसभा चेयरमैन। इंडिया की राज्यसभा की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर एवरी एग्जाम। अब हम आते हैं कि ये हैं हमारे राज्यसभा के चेयरमैन श्री जगदीश धनखड़, जो है जगदीप धनखड़ जी, और ये राज्यसभा को चेयरमैनशिप करते हैं। आप सबको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। नियरली 60 अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके एमपीज हैं, नियरली 60 अपोजिशन एमपीज, अपोजिशन पार्टीज के एमपीज, उन्होंने एक नोटिस सर्व किया है किसको, राज्यसभा के चेयरपर्सन को। और उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो हाउस में की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें बायसनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका एलिगेशन है। और इस एलिगेशन के बेसिस पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं, वो जगदीप धनखड़ को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद से हटाना चाहते हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं। इस बात का नोटिस उन्होंने दिया है। और वो क्या कहते हैं कि भाई जब भी अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं वो अपनी कोई क्वेश्चन रखते हैं या अपनी कोई डिमांड रखते हैं, तो उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है जगदीप
धनखड़ जी के द्वारा, मीन्स उनको बोलने नहीं दिया जाता। अनप्रेसिडेंटेड मूव मीन्स इससे पहले इंडिया की राज्यसभा की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि राज्यसभा के चेयरमैन को उनके पद से हटाने के लिए नोटिस या इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई हो। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले टाइम में। आर्टिकल 67 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्या है आर्टिकल 67? एमपी यूज्ड आर्टिकल 67 को इन्होंने यूज किया। जब ये नोटिस सर्व किया गया तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 67 के अंदर। आर्टिकल 67 बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, उनको कैसे हटाया जाएगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल जो 67 है वो ये कहता है कि जब चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाएगा तो उनके इम्पीचमेंट से पहले उनको 14 डेज पहले एक नोटिस देना होगा कि हम आपको आपके पद से हटाना चाहते हैं। तो अभी क्या आया है? ये नोटिस आया है, 14 डेज अभी उनके पास में है और 14 डेज बाद फिर वो चला सकते हैं। अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स। अब देखो, जो एमपीज हैं उन्होंने ये कहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जगदीप धनखड़ जी ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ अपोजिशन लीडर्स, ठीक है, तो ये कहा है कि कई बार जो है इन्होंने अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया है। अब ये क्रिटिसिज्म वगैरह ये सब चलती है, कौन सही है कौन गलत है वो एक अलग बात है। हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आते हैं आर्टिकल 67 बी पर। अगेन देख लीजिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसी को हम हाउस ऑफ द स्टेट्स बोलते हैं। इसी में आर्टिकल 67 का जो सब क्लॉज बी है वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस हाउ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। तो ये आर्टिकल 67 का बी ये बताता है कि उनको कैसे उनके पद से रिमूव किया जा सकता है, कैसे उनको उनके पोस्ट से उनको रिमूव कर सकते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 67 बी? देखो, वाइस प्रेसिडेंट may be removed from his office by a resolution of the Council of States। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही हम राज्यसभा कहते हैं। वहां पर एक रेजोल्यूशन लाना होगा राज्यसभा के मेंबर्स को, पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। तो उस समय के जो मेंबर्स हैं उसकी मेजॉरिटी से उसको पास करना होगा। और इसमें बड़ा पेच ये है कि एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। मींस आप एक रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाएंगे, उसको राज्यसभा में पास करवा लेंगे, लेकिन आपको उसे लोकसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। तो देखो, राज्यसभा में तो कई बार ऐसा होता है कि उस पार्टी की मेजोरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो हो सकता है अभी राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टीज हैं इस रेजोल्यूशन को पास करवा लें। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास में बहुत ज्यादा इसमें जो मेजोरिटी है, बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं है। लेकिन इसको अगर उनको इस पद से हटाना है तो लोकसभा से भी ये रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर के जगदीप धनखड़ अपने पद से रिमूव हो जाएंगे। तो हमें तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो इस रेजोल्यूशन को लोकसभा में पास करवा पाएंगे। नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे नोटिस। कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ज्यादा दिन पहले भी नोटिस दे सकते हैं। उसमें ये बताना पड़ेगा इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, कि ये रेजोल्यूशन लाने का हमारा इंटेंशन क्या है। तो सीधा सीधा उनको इंटेंशन बताना पड़ेगा, भैया हम आपको आपकी पोस्ट से रिमूव करना चाहते हैं, दैट इज द इंटेंशन। ये उनको बताना पड़ता है। नेक्स्ट, thus the process to remove the vice president begins in the राज्यसभा। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा के चेयरमैन को, या वो उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने की प्रोसेस किस हाउस से स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है राज्यसभा से, वेयर द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, क्योंकि वो राज्यसभा के ही चेयरपर्सन होते हैं। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, भैया किस आधार पर उनको हटा सकते हैं उस पोस्ट से? तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई पर्टिकुलर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल।
कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है कि क्या क्या ग्राउंड्स होंगे जिनके बेसिस पर उनको वहां से हटाया जाएगा उनकी पोस्ट से। ये चीज छोड़ दी है उन्होंने, लीविंग इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स पर छोड़ दिया, आप अपने लेवल पर इसको डील कर लो कि किस बेसिस पर आप उनको हटाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट ये बनता है कि राज्यसभा आ गई अब बहुत ज्यादा न्यूज में, लाइमलाइट में, तो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। तो राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है, इसमें मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती हैं, जिसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 12 क्या होते हैं इसमें नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 12 जो एमपीज होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, बाकी 238 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बट इनडायरेक्टली। तो राज्यसभा के जितने भी एमपी होते हैं किसी का भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, वो स्टेट्स की असेंबलीज उनको इलेक्ट करती हैं, मींस इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। करंट की अगर हम बात करें तो 229 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 4 जो है यूनियन टेरिटरीज से होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफरेंट फील्ड से। वो फील्ड हो सकता है आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एक्सेट्रा, इन बेसिस पर उसमें नॉमिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। तो भैया इनका अलोकेशन किस बेसिस पर होता है, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा द परमानेंट हाउस। तो राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, कभी भी उसको डिसॉल्व नहीं किया सकता कंप्लीटली। मींस लोकसभा डिसॉल्व होती है लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं और फिर इसका इलेक्शन चलता रहता है एवरी 2 ईयर में, कंप्लीटिंग देयर रेस्पेक्टिव 6 ईयर टर्म्स। तो राज्यसभा की टर्म कितनी है उसके मेंबर की, 6 ईयर। राज्यसभा की कोई टर्म नहीं है, उसके मेंबर की टर्म होती है। मींस लोकसभा की 5 ईयर टर्म होती है बट नॉट फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनकी टर्म होती है 6 ईयर्स। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा के मेंबर्स को जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मेंबर इलेक्ट करते हैं। क्लियर, चलिए यहां से आगे चलते हैं अब हम कुछ अदर पॉइंट पर, और ये हमारे पास में एक न्यूज है, इंडियाज डिसीजन टू डीपन टाइज विद रशिया। अभी रिसेंटली विजिट हुआ है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का, कहां पर, रशिया में, और उनकी मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन सर से और उनके डिफेंस मिनिस्टर से भी। क्या कहा है यहाँ पर, क्या यहाँ से स्पीच से या इन्होंने जो बात कही है क्या आया है कि कॉन्शियस डिसीजन, बोला हम रशिया के साथ में जो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो अनजाने में नहीं, कॉन्शियस डिसीजन है हमारा। Despite geopolitical challenges, India has decided to deepen and expand its cooperation with Russia, as stated by Defense Minister Rajnath Singh in Moscow. Because अभी करंट की जो सिचुएशन चल रही है उसमें यूएसए या यूएसए के जो पिछलग्गू कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके अलायंस पार्टनर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस को डाउन करे, है ना। क्यों, क्योंकि वो यूएसए के अगेंस्ट में है। लेकिन इंडिया क्या कह रहा है कि भैया हम रशिया के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या भी हुआ है, मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग्स, तो जो राजनाथ सिंह है उन्होंने और उनके जो काउंटर पार्ट मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने एक मीटिंग की, नाम है उसका इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है, विद हिज रशियन काउंटर पार्ट एंड्रे बेलोसोव। तो मींस इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड्रे बेलोसोव। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा वहां के डिफेंस मिनिस्टर कौन है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये कह रहे हैं कि हम जब मिलिट्री में रशिया के साथ में अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो मींस इससे रशिया हमको हेल्प कर रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हम चलते हैं एक पॉइंट और, वो है कि मीटिंग विद पुतिन। तो देखो जनरली होता क्या है कि
जिस लेवल का मिनिस्टर होता है उधर से भी उसी लेवल के मिनिस्टर से मीटिंग होती है। लेकिन इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो टाइम टेस्टेड एंड वेरीफाइड रिलेशंस हैं, है ना। तो इस पर बार बार बोलते भी हैं, इंडिया भी कहता है कि भाई हमारे जो रिलेशंस हैं वो मोर देन फ्रेंड्स हैं और हमारे टाइम टेस्टेड एंड वेरीफाइड रिलेशंस हैं और वो हमारे हमेशा लॉन्ग टर्म रहेंगे। तो मीटिंग इनकी पुतिन के साथ में भी हुई है। फ्यूचर की विजिट बात करें, अभी आने वाले टाइम में पुतिन जो है 2025 के जो है स्टार्टिंग ईयर जो है मंथ्स में आ सकते हैं इंडिया में, जल्दी ही उनकी डेट फाइनल होने वाली है। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो सिंह जो मीन्स राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी रशिया के साथ में और इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाईलाइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रशियन इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। वे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में रशियन इंडस्ट्रीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना भी बेनिफिट करें और इंडिया का तो बेनिफिट उसमें है ही। एक और न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है माधव गाडगिल्स रिकॉग्निशन बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस ने अभी इंडिया के एक पर्सन है जिनका नाम है माधव गाडगिल, उनको रिकॉग्नाइज किया है और किसके लिए, और ये बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं और यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो साथ में आपको ये भी पता चल रहा होगा कि न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सो हुआ क्या है देखो, अवार्ड रिकॉग्निशन, इकोलॉजिस्ट जिनका नाम है माधव गाडगिल was honored with यूनाइटेड नेशंस एनुअल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, द हाईएस्ट एनवायरमेंटल एक्कोलेड। तो अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में ये हाईएस्ट ऐसा अवार्ड है जो एनवायरमेंट में वर्क करने के लिए किसी को दिया जाता है। क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ही इज द ओनली इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड दिस ईयर। तो इस ईयर में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलता है एवरी ईयर, लेकिन इस बार इंडिया से केवल एक पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है। क्या काम किया उन्होंने काम किया है वेस्टर्न घाट्स में। गाडगिल चेयर द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया था वेस्टर्न घाट्स को लेकर के कि भाई आप इसकी स्टडी करके बताओ कि वेस्टर्न घाट्स को हम कैसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको इकोलॉजिकली उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो उस पैनल के चेयरपर्सन कौन थे, मिस्टर माधव गाडगिल थे। तो उसको कई बार कहा जाता था गाडगिल कमेटी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है फेमस है। उन्होंने स्टडी किया द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट ऑन वेस्टर्न घाट्स। इस पर उन्होंने बड़ी डेप्थ स्टडी की, अपनी रिकमेंडेशंस दी और जो वेस्टर्न घाट है उसको लेकर के क्या रिकमेंडेशन थी उनकी, 2011 में पैनल रिकमेंडेड दैट द एंटायर वेस्टर्न घाट्स बी डेजिग्नेटेड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। बोला पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बता दो, मींस उसमें डिक्लेयर कर दो, मींस उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स नहीं होंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उसमें माइनिंग नहीं होगी या ऐसी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको रोका जाएगा। तो ये उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और कहा था कि आप डिवाइड कर दो पूरे वेस्टर्न घाट को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में, मींस बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उससे थोड़ा कम सेंसिटिव और उससे भी थोड़ा कम सेंसिटिव। तो इसमें इन्होंने कहा था। अब बात हुई है वेस्टर्न घाट्स की, तो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं वेस्टर्न घाट से लेकर के। इंडिया का ये जो कोस्टल वाला रीजन है ना, और इधर भी कोस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंज टाइप की जो है रीजन है। तो वेस्टर्न टाइप में जो है साइड में है उसको कहते हैं हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट की तरफ है उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। बाकी ये पूरा रीजन आपको पता ही होगा, ये है दक्कन प्लेटू, है ना। और इधर अगर देखते हैं तो इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, जो कोस्टल रीजन है ईस्ट की तरफ उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। और जो वेस्ट की तरफ हमारा कोस्टल रीजन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, तो बोलते हैं केरल वाली साइड में, मींस थोड़ा साउथ की तरफ, उसे थोड़ा ऊपर आते हैं तो उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। आपको पता होगा कि कोंकणी एक लैंग्वेज है जो कि गोवा में बोली जाती है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है।
तो उसको हम कोंकण बोलते हैं। तो अरबियन सी वाली जो साइड है कोस्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, इधर ऊपर कोंकण कोस्ट, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, और ऊपर थोड़ा जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, सरकार कौन सी, CIR सरकार। ठीक है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाली साइड है। इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है वेस्टर्न घाट को, किसके मामले में, इकोलॉजी के और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करंट अफेयर्स और न्यूज जिनको, अच्छा चलो एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, इस वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वाले रीजन में किस लोकल नेम से जाना जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्लस जो नॉर्दर्न सरकार है ना, ये किस स्टेट में नॉर्दर्न सरकार जो है एक्सटेंडेड है, कहां पर इसका जो है लोकेशन है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सर्च करिए गूगल पे और बताइए, और उसको लोकेशन भी उसकी मैप पर सर्च कीजिए। So guys, this was for today and we will meet again in another session with questions based on the today's session and some important news on the next day. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.